Namaste. Welcome to the UPSC podcast channel. Today, in our series of Class 9th NCERT Democratic Politics, we will discuss Chapter 4 Working of Institutions. आज का जो टॉपिक है ना, मतलब सुनने में लगता है कि थोड़ा बोरिंग होगा इंस्टीट्यूशंस वगैरह, बट हाँ बिल्कुल वही बड़ी बिल्डिंग और लंबे चौड़े रूल्स वाली इमेज आती है दिमाग में। एग्जैक्टली यार। पर एक्चुअली ना हम इस डीप डाइव में देखने वाले हैं कि कैसे एक सिंगल पेपर का टुकड़ा सरकार का एक सिंपल सा ऑर्डर कैसे पूरे देश में हंगामा मचा सकता है। और वही हमारा मेन मिशन है आज। सिर्फ उस दिन क्या हुआ ये नहीं जानना है हमें, बल्कि इस एक रियल लाइफ इंसिडेंट के थ्रू देश की पूरी डेमोक्रेटिक मशीनरी का एक एक्सरे करना है। सही बात है। हाँ, हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर एक्चुअली फ्लो कैसे करती है, कैसे डिसीजन बनते हैं, कैसे डिले होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें इन कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस की आखिर जरूरत ही क्यों है। तो सीधा उस 0 आवर पर चलते हैं जिसने ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंज ट्रिगर किया था। बिल्कुल। डेट थी 13 अगस्त 1990। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया जिसे ब्यूरोक्रेसी की फॉर्मल लैंग्वेज में ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, या फिर शॉर्ट में उसको OM भी बोलते हैं। हाँ, OM। तो उसका नंबर था OM No 3601231190-SCT। दिखने में एकदम मंडेन किसी स्कूल के बोरिंग से सर्कुलर जैसा, पर उसमें एक ऐसी लाइन लिखी थी ना जिसने आतिशबाजी शुरू कर दी देश में। ओके, लेट्स अनपैक दिस। उस स्पेसिफिक लाइन के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझना एक्चुअली बहुत जरूरी है। उस ऑर्डर में लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिविल पोस्ट्स और सर्विसेज में अब से 27% वैकेंसीज SEBC के लिए रिजर्व होंगी। SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, राइट? एग्जैक्टली। उस समय तक देश में जॉब रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ स्केड्यूल्ड कास्ट्स और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलता था। अच्छा। तो इस नए ऑर्डर ने ऑफिशियली एक तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी, जिसका मतलब था कि ये जो नई 27% जॉब्स की स्लाइस थी, उसमें सिर्फ वही लोग compete कर सकते थे जो इस नई SEBC कैटेगरी में आते थे। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना जैसे किसी मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली के एक बहुत ही शांत से व्हाट्सएप ग्रुप में जहां सिर्फ गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं, वहां कोई दूर के अंकल अचानक एक साधारण सा टेक्स्ट डाल दें। हाँ। और उस एक मैसेज से अचानक घर का बजट, टीवी देखने का टाइम और पॉकेट मनी के सारे रूल्स रातों रात बदल जाएं। सब लोग शॉक में कि भाई ये अचानक से हुआ क्या। सही एनालॉजी है यार। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि जब उस ऑर्डर को ध्यान से देखो तो उस पर किसी टॉप नेता या PM के साइन भी नहीं थे। वेट, रियली? किसी नेता ने साइन नहीं किया था उस पर। नहीं, वो ऑर्डर एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, उसके एक जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया था। ओह वाओ। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की का सबसे बड़ा इल्यूजन सामने आता है। एक आम ऑब्जर्वर को लग सकता है कि जिसने पेपर पर साइन किया वही एक्चुअल बॉस है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ऐसे काम नहीं करती। राइट, वो तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। बिल्कुल। वो जॉइंट सेक्रेटरी सिर्फ एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। वो खुद पॉलिसी नहीं बनाता, वो तो बस उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था जो उसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी उसके मिनिस्टर से मिले थे। यही डिफरेंस है एक डिसीजन लेने वाले और उस डिसीजन को पेपर पर उतार कर लागू करने वाले के बीच। तो इसका मतलब ये ऑर्डर अचानक हवा से तो टपका नहीं था। जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन जरूर किया, पर ऑर्डर तो ऊपर से ही आया था। फिर भी एकदम से तो किसी मिनिस्टर ने सुबह उठकर ये नहीं सोचा होगा कि चलो आज 27% रिजर्वेशन दे देते हैं। इसके पीछे कोई लंबी बैक स्टोरी होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। इस एक पन्ने के ऑर्डर के पीछे एक्चुअली पूरे 10 साल का पॉलिटिकल और सोशल बिल्डअप था। 10 साल? हाँ। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1979 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया था। इस कमीशन के हेड BP मंडल थे, इसीलिए इसको पॉपुलर डिस्कोर्स में हमेशा मंडल कमीशन कहा जाता है। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ये सब स्पेशल प्रोविजंस बनाना? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है बैकवर्ड क्लासेस की भलाई के लिए स्टेप्स लेना। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन क्लासेस को आखिर आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। यही टास्क मंडल कमीशन को दिया गया था। तो उनका मैंडेट एसेंशियली ये था कि पहले तो एक क्राइटेरिया तय करो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड आखिर है कौन, और फिर उनके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसकी सिफारिश दो, है ना? एग्जैक्टली। और फिर 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी डिटेल रिपोर्ट दे दी। उन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी, पर सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों में इन क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। अच्छा, पर 27% ही क्यों? मतलब कोई स्पेसिफिक मैथ था इसके पीछे? हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूआंस है यहाँ। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के हिसाब से
टोटल रिजर्वेशन 50% क्रॉस नहीं कर सकता था। एससी और एसटी के लिए पहले से लगभग 22.5% रिजर्वेशन था। ओ आई सी। तो बचा हुआ हिस्सा मैथमेटिकल हिसाब से मैक्सिमम 27% ही हो सकता था, ताकि वो 50% की सीलिंग ब्रेक ना हो। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैथ है यार। पर एक मिनट, 1980 में रिपोर्ट टेबल पर आ गई थी और वो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर आया 1990 में। बीच के इन 10 सालों में क्या चल रहा था देश में? बीच में बस पॉलिटिकल फ्रिक्शन चल रहा था। सालों तक पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट पर बहस होती रही, अलग अलग पार्टीज इसको लागू करने की डिमांड करती रहीं, पर कोई जनरल कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। तो अचानक से 1990 में क्या बदल गया फिर? टर्निंग पॉइंट एक्चुअली आया 1989 के लोकसभा इलेक्शंस में। द क्लासिक इलेक्शन ट्विस्ट। मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि 1989 के मैनिफेस्टो में जनता दल ने एक बड़ा पॉलिटिकल मूव खेला था। हाँ वही, उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया कि अगर वो पावर में आए तो उनका पहला काम होगा इस पेंडिंग मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना। और फिर इलेक्शन का रिजल्ट उनके फेवर में आ गया, जनता दल की गवर्नमेंट बन गई और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए, हैं ना? बिल्कुल। और पावर में आते ही उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। ये तो यार किसी स्टूडेंट की लाइफ जैसा लगता है। मतलब जैसे किसी ने 10 साल से अपना एक असाइनमेंट पेंडिंग रखा हो, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, फिर अचानक स्कूल में नया प्रिंसिपल आए और आते ही रातों रात उसको पास करके स्कूल का नया रूल बना दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्कूल कैप्टन के इलेक्शन में प्रॉमिस किया था। काफी रिलेटेबल एनालॉजी है, पर अगर थोड़ा और एक्सपैंड करें ना, तो ये स्ट्रिक्टली किसी एक प्रिंसिपल का इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं था। इसमें हमें डेमोक्रेसी का एक खूबसूरत मैकेनिज्म दिखता है। वो कैसे? देखिए कैसे। एक एक्सपर्ट कमीशन की रिपोर्ट पहले एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो बनती है, और फिर इलेक्शन जीतने के बाद जब पब्लिक मैंडेट मिलता है तो वो एक ऑफिशियल सरकारी पॉलिसी बन जाती है। ये क्लियर दिखाता है कि डेमोक्रेसी में जनता का वोट किस तरह बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस फोर्स कर सकता है। सही पॉइंट है। तो वीपी सिंह ने प्रॉमिस किया और पावर में आते ही ऑर्डर पास कर दिया। पर रुको, डेमोक्रेसी में पीएम कोई अकेले राजा तो होता नहीं है जो सारे फैसले ले ले। तो इस पूरे पावर स्ट्रक्चर में आखिर असली बॉस कौन है? ये चेन ऑफ कमांड बहुत क्रूशियल है समझना। इससे पता चलता है कि हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं। सबसे ऊपर तो आते हैं प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। राइट। तो उनका क्या रोल था इसमें? मंडल कमीशन की ऑफिशियली पहली झलक तभी मिली थी जब प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में अपने एड्रेस के दौरान नई सरकार का इंटेंशन अनाउंस किया था। लेकिन ये वही बात हो गई ना, जहां फॉर्मल और प्रैक्टिकल पावर थोड़ी अलग हो जाती हैं। प्रेसिडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी जरूर हैं, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि असली एक्शन पीएम और उनकी कैबिनेट के पास था। बिल्कुल। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने मीटिंग की और डिसीजन लिया। फिर अगले दिन 7 अगस्त को पीएम ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देकर सबको इन्फॉर्म किया। ये तो बिल्कुल घर के स्ट्रक्चर जैसा है। घर के स्ट्रक्चर जैसा मतलब? जैसे दादाजी घर के मुखिया हैं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उनकी होती है, शादी के कार्ड्स पर सबसे ऊपर उन्हीं का नाम होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो घर का बजट कहाँ जाएगा, क्या खरीदा जाएगा, ये सारे असली फैसले तो पापा यानी प्राइम मिनिस्टर ही लेते ना। ये एनालॉजी यूपीएससी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समझाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में इसे डे ज्योर और डे फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अच्छा, डी ज्योर एंड डिफैक्टो। हाँ, दादाजी यानी प्रेसिडेंट डे ज्योर या नॉमिनल हेड हैं, जिनकी सिग्नेचर जरूरी है, पर पापा यानी पीएम और उनकी कैबिनेट डिफैक्टो या रियल एग्जीक्यूटिव हैं। यही वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जो पॉलिसीज बनाती है। और फिर इन डिसीजंस को जमीन पर सिविल सर्वेंट्स उतारते हैं, राइट? एग्जैक्टली। जिन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो इन पॉलिटिकल डिसीजंस को लीगल फ्रेमवर्क में ड्राफ्ट करते हैं, रूल्स बनाते हैं और फाइनल ओएम इशू करते हैं, जैसे उस जॉइंट सेक्रेटरी ने किया। और इसमें संसद यानी पार्लियामेंट का रोल भी होगा, है ना? हाँ, हमारी लेजिस्लेचर जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। हालांकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था तो नया कानून पास करने की जरूरत नहीं थी, पर पीएम को पार्लियामेंट को इन्फॉर्म जरूर करना पड़ा, क्योंकि पीएम तभी तक पावर में है जब तक उसे लोकसभा की मेजॉरिटी का सपोर्ट है। तो फाइनली जब 13 अगस्त 1990 को वो आदेश पूरे देश में ब्रॉडकास्ट हो गया, तो आम नागरिक का रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन एकदम एक्सप्लोसिव था यार। अगले कई महीनों तक देश में सिर्फ एक ही डिबेट चल रही थी। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह यही मुद्दा छाया हुआ था। हाँ, और प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, राइट? वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे। लोगों का गुस्सा इतना हाई था कि कुछ प्रोटेस्ट दुर्भाग्य से वायलेंट भी हो गए। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ।
इसका मेन रीजन वही जॉब्स वाला था ना? हाँ, क्योंकि ये डिसीजन डायरेक्टली हजारों यूथ्स के करियर और फ्यूचर को इफेक्ट कर रहा था। यहाँ ना सोर्सेज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चरल रेफरेंस दिया गया है, अमूल बटर के एड्स का। ओ हाँ, वो बिलबोर्ड्स। हम सब जानते हैं अमूल करंट इवेंट्स पर कैसे पनी एड्स बनाता है। उस टाइम उन्होंने होर्डिंग्स लगाए थे, रिजर्व फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक, और एक काफी शार्प था, द रायट टेस्ट, RIOT वाला रायट। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों की बात नहीं थी, लोग ड्राइंग रूम्स में इस पर बहस कर रहे थे। और बहस में लोग स्ट्रांगली दो हिस्सों में बट गए थे। दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स काफी वैलिड साउंड करते थे एक्चुअली। की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बस प्रैक्टिकली रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोर्सेज में दोनों कैंप्स ने क्या कहा। बिल्कुल न्यूट्रल रहना जरूरी है। तो प्रो रिजर्वेशन कैंप का आर्गुमेंट था कि इंडिया में जातियों के बीच इनइक्वालिटी का एक लंबा इतिहास रहा है। राइट। वो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए सिर्फ पेपर पर इक्वालिटी काफी नहीं है। जॉब रिजर्वेशन से उन कम्युनिटीज को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिन्हें सदियों से एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ जो एंटी रिजर्वेशन कैंप था, उनका लॉजिक था कि ये सिस्टम फंडामेंटली अनफेयर है। उन्हें लगता था इससे उन लोगों की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी जो बैकवर्ड कैटेगरीज में नहीं आते। हाँ, उनका मानना था कि मेरिट को साइड कर दिया जाएगा और क्वालिफाइड होने के बावजूद जॉब्स नहीं मिलेंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक कास्ट में पैदा नहीं हुए। उन्हें डर था कि इससे देश में जातिवाद और बढ़ेगा। तो एसेंशियली दोनों तरफ बहुत हेवी आर्ग्यूमेंट्स थे। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब सड़कों पर बवाल चल रहा हो और लोग दो कैंप्स में बढ़ जाएं, तो इस डेडलॉक को आखिर तोड़ता कौन है? वही ना, किसी को तो इंटरवीन करना पड़ेगा। वही, जैसे घर में दो बच्चों में बुरी तरह झगड़ा हो तो एक थर्ड अंपायर चाहिए होता है ना उसको सुलझाने के लिए। बिल्कुल। और इंडियन डेमोक्रेसी के ग्रैंड डिजाइन में ये थर्ड अंपायर का रोल हमारी जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स प्ले करते हैं। तो लोगों ने कोर्ट जाना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे ही ऑर्डर आया लोगों ने पिटिशंस फाइल करनी शुरू कर दी कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके फौरन रोका जाए। साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। और सीरियसनेस देखो कि 11 जजेस की बेंच बिठाई गई इसके लिए। बाप रे। 11 टॉप जजेस दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट सुन रहे थे। फिर फैसला क्या आया इतने सालों की सुनवाई के बाद? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डिसीजन दिया मेजॉरिटी के साथ। उन्होंने कहा कि सरकार का जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो इनवैलिड नहीं है, यानी रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था। ओके। लेकिन उसमें एक गेम चेंजिंग ट्विस्ट था। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अपने ऑर्डर को थोड़ा मॉडिफाई करो और एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये क्रीमी लेयर मैकेनिज्म बेसिकली था क्या? उनका लॉजिक ये था कि रिजर्वेशन का असली फायदा सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो सच में बैकवर्ड हैं। अगर बैकवर्ड क्लासेस में ही कुछ लोग इकोनॉमिकली और सोशली बहुत आगे निकल चुके हैं, यानी वेल टू डू हैं, तो उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ओ, मतलब अगर अमीर तबका ही सारा रिजर्वेशन ले जाएगा तो गरीबों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं उसी क्लास के। एग्जैक्टली। इसलिए कोर्ट ने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस में से इस क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से बाहर रखो। वाह यार, यहाँ कोर्ट ने सिर्फ हाँ या ना नहीं बोला, बल्कि नए रूल्स डिफाइन कर दिए। ये तो वही मोहल्ले के समझदार बुजुर्ग वाली बात हो गई, जो झगड़ा भी शांत करा देता है और थोड़ा नियम बदलकर दोनों को मना लेता है। सही पकड़ा आपने। एक पक्ष को अपलिफ्टमेंट मिल गया और दूसरे को तसल्ली हो गई कि चलो फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जिन्हें सच में जरूरत है, प्रिविलेज्ड लोगों को नहीं। यही हमारी जुडिशरी का सबसे बड़ा काम है। उन्हें सरकार के डिसीजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखना होता है। फिर सरकार ने इस ऑर्डर को फॉलो किया और 8 सितंबर 1993 को एक नया मॉडिफाइड ओएम आया, जिसके आते ही वो पूरा बवाल ऑफिशियली शांत हो गया। फ्यू। तो जरा टाइमलाइन को फिर से देखते हैं। एक इशू आइडेंटिफाई हुआ 1979 में, रिपोर्ट आई 1980 में, 10 साल डिबेट्स हुई, फिर 1989 में मैनिफेस्टो, 1990 में अचानक ऑर्डर पास हुआ और फिर सड़कों पर आग लगी, कोर्ट केसेस हुए। हाँ, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब जाके 1993 में एक फाइनल लागू होने वाली पॉलिसी बनी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इतनी लंबी प्रोसेस, लगातार मीटिंग्स, डिलेज, 14 साल का लंबा झमेला, क्या इस रेड टेप और देरी की सच में जरूरत होती है देश में? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। किसी भी आम नागरिक को ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, पर इससे ये बात समझ आती है कि हमें इन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत आखिर क्यों है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक देश चलाना आसान नहीं है। सरकार को सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स कलेक्शन, बहुत कुछ मैनेज करना होता है 1.4 बिलियन लोगों के लिए।
राइट और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स तो बदलते रहेंगे, आज कोई और है कल कोई और होगा, इसलिए काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हमें ये स्ट्रक्चर्स और रूटीन्स चाहिए होते हैं। पर आम आदमी को तो लगता है ना कि बड़ा अनोइंग है इतना डीले। नेचुरल है लगना। कभी कभी लगता होगा कि काश कोई एक ही स्ट्रांग लीडर हो जो बिना मीटिंग्स बिना फॉर्मेलिटीज के जल्दी फैसले ले ले। हाँ, वही स्ट्रिक्ट क्लास मॉनिटर की तरह जो किसी की नहीं सुनता और ऑर्डर दे देता है, फास्ट, एफिशिएंट और नो रेड टेप। एफिशिएंसी अच्छी लगती है सुनने में, पर डेमोक्रेसी का सोल उसमें नहीं है। इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो डिलेज होती है ना, वो सिस्टम का फीचर है, बग नहीं। फीचर कैसे? ये डिलेज इंश्योर करती हैं कि बड़े फैसलों पर वाइडर कंसल्टेशन हो, देश के अलग अलग लोगों से राय ली जा सके और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना हो। ओह, आई गेट इट नाउ। मतलब इन रूल्स की वजह से शायद किसी अच्छे फैसले को जल्दी लागू करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही चीज इस बात की गारंटी है कि कोई बुरा फैसला भी रातों रात लागू नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली वही चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव लागू करती है और जुडिशरी इन पर नजर रखती है। ये धीमी रफ्तार ही हमें डिक्टेटरशिप या तानाशाही से बचाती है। तो एसेंशियली इन मशीनरी का काम सिर्फ ब्लाइंड तरीके से फाइल मूव करना नहीं है, इनका मेन मकसद है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बैलेंस बनाना। प्रोसेस धीमा है, पर ये देश की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बचा के रखता है। बिल्कुल सही समरी है ये पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप की। तो बस इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए मैं सभी सुनने वालों के लिए एक नया थॉट छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, आज के इस हाइपर कनेक्टेड जमाने में जहां हम सब सोशल मीडिया पर है और स्पीड लाइट की तरह तेज है, हर चीज पर पल भर में वायरल आउटरीच हो जाता है, ऐसे फास्ट फॉरवर्ड टाइम में क्या हमारी इन धीमी रूल्स बाउंड इंस्टीट्यूशंस को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? या फिर इनकी ये धीमी रफ्तार और लंबा प्रोसेस ही आज के इस डिजिटल मॉब मेंटालिटी वाले दौर में हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है? सोचिए इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे और इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि देश का सबसे पावरफुल इंसान मतलब प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली डायरेक्ट जनता से पीएम पोस्ट के लिए इलेक्ट ही नहीं होता। हम सब वोट देते हैं अपने लोकल एमपी को, राइट? हाँ बिल्कुल, हम अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, पीएम को नहीं। वही, पर पूरी कंट्री का रिमोट कंट्रोल आखिर में पीएम के हाथ में चला जाता है। तो ये पूरा पावर स्ट्रक्चर काम कैसे करता है? अगर हम अपना एक पुराना एग्जाम्पल रिकॉल करें, वो 1990s का मंडल कमीशन वाला ऑर्डर, जिसने पूरे देश में रिजर्वेशन को लेके मासिव प्रोटेस्ट शुरू करवा दिए थे, उस ऑर्डर पे डायरेक्टली पार्लियामेंट में बैठकर साइन नहीं हुआ था। एग्जैक्टली साइन भले एग्जीक्यूटिव ब्रांच के एक ऑफिसर ने किया हो, लेकिन उस पूरे डिसीजन का जेनेसिस ना, मतलब उसकी शेपिंग, पार्लियामेंट के अंदर हुए इंटेंस डिबेट से हुई थी। राइट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट सालों से टेबल पर थी, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुद्दा उठाया, डिबेट्स किए, तब जाकर गवर्नमेंट पर एक इनसरमाउंटेबल प्रेशर बिल्ड हुआ कि अब इस पर एक्ट करना ही पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट उस पॉलिसी के फेवर में मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं दिखाती तो गवर्नमेंट एक इंच आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो आज की इस डीप डाइव में हमें इस पूरे इंट्रिकेट ब्लूप्रिंट को अनपैक करना है। पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, पंडित जी की चाय की टपरी से लेकर दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक तक हर जगह पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, पर हमें समझना है कि इस मैसिव एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट की हमें एक्चुअल जरूरत क्यों है। सही बात है। और नेता और आईएएस ऑफिसर के बीच जब क्लैश होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली रियल बॉस कौन है? ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है? इसको एकदम ग्राउंड लेवल से समझते हैं। किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी में एक ऐसी सेंट्रल असेंबली होती है जहां चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के बिहाफ पर सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। नेशनल लेवल पर हम इस नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट कहते हैं और स्टेट लेवल पर वही चीज स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा होती है। अगर पार्लियामेंट ना हो तो देश प्रैक्टिकली चल ही नहीं सकता। इसके 4 बहुत ही कोर फंक्शंस हैं। तो इसको ऐसे सोचते हैं, देश को अगर एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी मान ले तो पार्लियामेंट उस सोसाइटी की अल्टीमेट आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। जैसे आरडब्ल्यू सोसाइटी के रूल्स बनाती है कि पार्क कितने बजे खुलेगा, मेंटेनेंस कितनी होगी, राइट? यानी लेजिस्लेशन, कंट्री के नए लॉज बनाना, पुराने आउटडेटेड लॉज को स्क्रैप करना या उनमें मेजर अमेंडमेंट्स करना,
ये फाइनल अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और इस बड़ी सी आरडब्ल्यूए का दूसरा फंक्शन है एक्चुअल मैनेजमेंट को, यानी गवर्नमेंट को कंप्लीटली कंट्रोल करना। और इंडिया में ये कंट्रोल ना बहुत डायरेक्ट है। मतलब जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, जैसे पीएम और उनकी कैबिनेट, वो तब तक ही पावर में है और तब तक ही डिसीजंस ले सकते हैं जब तक उन्हें पार्लियामेंट की मेजॉरिटी का सपोर्ट हासिल है। जिस दिन वो सपोर्ट खत्म हुआ, उस दिन सरकार सीधा गिर जाती है। ओह वाओ, इंस्टेंट गेम ओवर। एग्जैक्टली, इंस्टेंट। इसका तीसरा फंक्शन सबसे इंटरेस्टिंग है, कंट्रोलिंग पब्लिक मनी। जैसे आरडब्ल्यूए के फंड से 1 रुपया भी बिना कमिटी के अप्रूवल के खर्च नहीं हो सकता, या फिर किसी स्ट्रिक्ट जॉइंट फैमिली में बिना सबकी सहमति के पापा भी बड़ी खरीदारी नहीं कर सकते जॉइंट अकाउंट से। हाँ, जॉइंट फैमिली का बजट तो ऐसे ही चलता है। वही ना। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक एक्सचेकर से 1 सिंगल रुपी स्पेंड नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट बजट पास करके उसे सैंक्शन ना करें। टैक्स बढ़ाना हो, नया टैक्स लगाना हो, सब पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिसाइड होगा। और चौथा फंक्शन इस पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। पार्लियामेंट देश का हाईएस्ट फोरम फॉर डिस्कशन और डिबेट है। किसी भी नेशनल पॉलिसी, फॉरेन रिलेशन या पब्लिक इशू पर पार्लियामेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन सीख कर सकती है। राइट। इस सब का एक बहुत डीप फिलॉसफिकल रीजन है, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि देश के स्ट्रक्चरल चेंजेस या जनता के टैक्स के हजारों करोड़ रुपए किसी बंद कमरे में 5-6 लोग आपस में सीक्रेट मीटिंग्स करके डिसाइड ना कर लें। मतलब कोई डिक्टेटरशिप जैसा सीन ना हो जाए। बिल्कुल। हर डिसीजन रिकॉर्ड पर आता है, ऑपोजिशन उस पर सवाल उठाता है और देश लाइव देखता है। ये ओपन डिबेट का सिस्टम ही है जो प्रैक्टिकली डिक्टेटरशिप को प्रिवेंट करता है। तो अब आते हैं इस मैसिव आरडब्ल्यूए की सीटिंग अरेंजमेंट पर, क्योंकि हर आरडब्ल्यूए में फैक्शंस होते हैं। हमारी पार्लियामेंट में भी 2 अलग हाउसेज हैं। एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, और दूसरा है हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। और हाँ, इस पिक्चर में एक और क्रिटिकल एंटिटी है, द प्रेसिडेंट। राइट, द प्रेसिडेंट। क्योंकि जब तक दोनों हाउसेज से पास हुए बिल पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होते, वो बिल लॉ नहीं बनता। पर यहाँ नाम सुनकर बड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे। राज्यसभा को ऑफिशियली अपर चेंबर और लोकसभा को लोअर चेंबर बोलते हैं। सुनकर ऐसा लगता है कि राज्यसभा के पास अपर हैंड होगा। ये एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट्री वोकैबुलरी का हैंगओवर है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। कॉन्स्टिट्यूशनली ऑलमोस्ट हर क्रूशल मैटर में सुप्रीम पावर लोकसभा के पास ही होती है। इसके 3 बहुत क्लियर सिनारियोज हैं। पहला, ऑर्डिनरी लॉस का केस ले लीजिए। अच्छा। अगर कोई नया लॉ बन रहा है और दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो डेडलॉक तोड़ने के लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। अब मैथ्स बहुत सिंपल है। लोकसभा के पास लगभग 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के पास 250 के आसपास। एक हॉल में बैठकर वोट करेंगे तो नेचुरली लोकसभा का व्यू ही प्रिवेल करेगा ना। डबल स्ट्रेंथ है उनकी। एग्जैक्टली। दूसरा सिनेरियो मनी मैटर्स का है, जो किसी भी देश की लाइफलाइन होती है। एक बार लोकसभा ने बजट या कोई भी मनी बिल पास कर दिया तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट ही नहीं कर सकती। वेट, रियली रिजेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, वो मैक्सिमम 14 डेज तक उस बिल को अपने पास होल्ड करके डिले कर सकते हैं या कुछ टेक्निकल चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं। और लोकसभा के पास पूरी पावर है कि उन सजेशंस को डस्टबिन में डाल दे और बिल को अपने ओरिजिनल फॉर्म में आगे बढ़ा दे। सही है। और तीसरा सिनेरियो? तीसरा और गवर्नमेंट की सर्वाइवल का सबसे बड़ा फैक्टर, कंट्रोलिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास पावर है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की। अगर लोकसभा की मेजॉरिटी कह दे कि उन्हें करंट गवर्नमेंट में विश्वास नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर सहित सारे मिनिस्टर्स को इंस्टेंटली पैकअप करके रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब राज्यसभा चाहे तो गवर्नमेंट के खिलाफ कितना भी बोल ले, उनके पास सरकार गिराने की एक्चुअल पावर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इस डेली पावर स्ट्रगल की रियलिटी हमारे सोर्सेज में दिए गए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से बहुत क्लियर होती है। 14th लोकसभा का एक रैंडम दिन ले लीजिए, 7 दिसंबर 2004। सोचिए एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का दिन कैसा होता है, और वहां इन एमपीज का शेड्यूल देखिए। हाँ, वो टाइमलाइन काफी इंटेंस है। सुबह 11 बजे सेशन शुरू होता है 250 रिटन क्वेश्चंस के साथ। मेंबर्स एक्टिवली डिटेल मांग रहे हैं कि कश्मीर में मिलिटेंट पॉलिसी क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट एट्रॉसिटीज पर क्या एक्शन हुआ, मेडिसिन्स की ओवर प्राइसिंग पर सरकार क्या कर रही है। और दिन वहां रुकता नहीं है। 12 बजे सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ट्रीटीज और रिपोर्ट्स टेबल पर प्रेजेंट किए जाते हैं। फिर 12:14 पर अचानक से ऑपोजिशन हंगामा शुरू कर देता है।
किसका हंगामा? सीबीआई विंडिक्टिवनेस और उस वक्त के फेमस तहलका केस को लेकर। ये एक प्रॉपर इंटेंस पॉलिटिकल क्लैश होता है फ्लोर पर। फिर 2.26 दोपहर पर सिक्योरिटीज लॉज से रिलेटेड टेक्निकल बिल्स पर सीरियस लेजिस्लेटिव डिबेट और वोटिंग होती है। और उसके बाद शाम 4 बजे से लेकर रात 7:17 तक एक लंबा मैराथन डिस्कशन चलता है इराक वॉर की सिचुएशन और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर। विप्लेश देखिए अब इसका। वही तो, कहाँ सुबह दवाइयों के दाम डिस्कस हो रहे थे, दोपहर में स्टॉक मार्केट के लॉज बन रहे हैं और शाम को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ऑफ वॉर। ये सिर्फ थियोरेटिकल डिबेट क्लब नहीं है, ये एक्चुअली फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग हाई स्टेक्स डेली ऑफिस जॉब है। सही कहा, और देश चलाना आसान थोड़ी है। पर एक सेकंड, ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत लॉजिकल सवाल उठ रहा है। अगर लोकसभा नंबर्स में डबल है, बजट वही कंट्रोल करती है, सरकार उनकी होती है, लॉज जॉइंट सेशन में वही पास करवाती है, तो देश के एक्सचेकर से इतने हजारों करोड़ रुपए राज्यसभा को मेंटेन करने पे क्यों खर्च हो रहे हैं? वैलिड क्वेश्चन है। I mean, क्या सिर्फ किसी बिल को 14 दिन डिले करने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने सारे एमपी जरूरी हैं? देखिए, ये 14 दिन का डिले सुनने में छोटा लगता है, पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में ये एक बहुत पावरफुल स्पीड ब्रेकर का काम करता है। स्पीड ब्रेकर? हाँ, लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली जनता द्वारा चुने जाते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए कई बार पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलिस्ट वेव्स पर सवार होती हैं। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है लोकसभा जल्दबाजी में कोई ऐसा इमोशन ड्रिवन लॉ पास कर दे जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हों। अच्छा, इमोशन में आके गलत डिसीजन ले लें। एग्जैक्टली। जब वो लॉ राज्यसभा में जाता है तो उन 14 दिनों में या उससे ज्यादा टाइम में, अगर ऑर्डिनरी बिल है, पूरी कंट्री का मीडिया उस पर फोकस करता है। न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स होती हैं, रिटोरियल्स लिखे जाते हैं, पब्लिक आउटरेज या सपोर्ट बिल्ड होता है। राज्यसभा उस बिल को एक सोबर सेकंड लुक देती है। और इसका दूसरा बड़ा रीजन फेडरलिज्म का है। राज्यसभा देश के अलग अलग स्टेट्स यानी रीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। ये इंश्योर करती है कि सेंटर में बैठी एक पावरफुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट स्टेट्स के राइट्स को स्टीम रोल ना कर दे। राज्यसभा एक्चुअली स्टेट्स की आवाज है। अच्छा, तो वो 14 दिन बस कैलेंडर के दिन नहीं है, वो एक्चुअली मीडिया और पब्लिक स्क्रूटिनी का ब्रीदिंग रूम है। मेक्स टोटल सेंस। अच्छा चलो, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, आरडब्ल्यूए ने रूल सेट कर दिए, लेकिन आरडब्ल्यूए के कमेटी मेंबर्स खुद आकर सोसाइटी की पानी की पाइप तो ठीक नहीं करते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल दुनिया में इन पॉलिसीज को ग्राउंड पर डेली एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? यहाँ एंट्री होती है एग्जीक्यूटिव की। जब हम आम भाषा में कहते हैं ना कि सरकार ने ये किया, जी जी, तो हम पार्लियामेंट की नहीं, हम यूजुअली एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे होते हैं। ये वो फंक्शनरी हैं जो एक्चुअली फील्ड में पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं। राइट। और इंडियन सिस्टम में इसके दो बहुत डिस्टिंक्ट पिलर्स हैं। एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसमें आते हैं इलेक्टेड लीडर्स, मिनिस्टर्स, पीएम। इनका रोल शॉर्ट टर्म या टेम्पररी होता है, लाइक 5 साल के लिए आते हैं, मैंडेट मिलता है, फिर इलेक्शंस फेस करते हैं। और दूसरा पिलर है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम ब्रॉडली सिविल सर्विसेज कहते हैं। इसमें आते हैं आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स। ये तो लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, सालों फील्ड में रगड़े खाए हैं। एक रूलिंग पार्टी आज है, कल चली जाएगी, पर सिविल सर्वेंट अपने ऑफिस में रिटायर होने तक रहेगा। अब यहाँ आता है मिडिल क्लास ड्राइंग रूम्स और चाय की टपरियों का सबसे फेवरेट सवाल। लाखों स्टूडेंट्स सालों तक मुखर्जी नगर में घिस कर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सही बात है। एक सिविल सर्वेंट बनने के बाद वो लगभग 20-30 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या फाइनेंस सेक्रेटरी शायद किसी आम फाइनेंस मिनिस्टर से कई गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था जानता होगा। फिर भी एक शायद कम पढ़ा लिखा नॉन टेक्निकल ग्रास रूट्स पॉलिटिशियन उस हाईली एजुकेटेड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आईएएस ऑफिसर का बॉस कैसे बन जाता है? फाइनल डिसीजन हमेशा नेता का क्यों होता है, बाबू का क्यों नहीं? ये सवाल बहुत कॉमन है और डेमोक्रेसी के फंडामेंटल लॉजिक में इसका जवाब छुपा है। पर मैं इसको और क्लियर करने के लिए आपसे पूछता हूं, जब आप डेली लाइफ में किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की सर्विस लेते हैं तो वहां पावर डायनामिक कैसा होता है? इसको ऐसे सोचो जैसे आपने अपने फोन से कैब बुक की। अच्छा।
अब जो कैब ड्राइवर है वो यहाँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी सिविल सर्वेंट है। वो टेक्निकली हाईली स्किल्ड है। उसे कार के इंजन का पूरा मैकेनिज्म पता है, उसे सिटी के अजीब से अजीब ट्रैफिक पैटर्न्स पता है, किस गली से शॉर्टकट लेना है, उसे सब मालूम है। और जो पैसेंजर पीछे बैठा है वो मिनिस्टर है। बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप इस एनालॉजी के साथ। हाँ, तो पैसेंजर को शायद बॉनेट खोलना भी ना आता हो, उसे नहीं पता इंजन कैसे काम करता है, लेकिन कैब का मीटर पैसेंजर के पैसों से चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है ये कैब ड्राइवर नहीं पैसेंजर डिसाइड करता है। ड्राइवर का काम अपनी एक्सपर्टीज यूज करके पैसेंजर को सेफ और फास्ट तरीके से उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। वाह, ये एनालॉजी उस कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को परफेक्टली कैप्चर करती है। देखिए, फिलोसॉफिकल लेवल पर देखें तो डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल सुप्रीम होती है। एक मिनिस्टर, चाहे उसकी एजुकेशनल डिग्री कुछ भी हो, वो डायरेक्टली हजारों लाखों लोगों का मैंडेट लेकर आया है। वही तो। वो जनता की आवाज और उनकी एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिनिस्टर के सामने 5 अलग-अलग पॉलिसी ऑप्शंस रख सकते हैं। वो बता सकते हैं कि भाई ऑप्शन ए से जीडीपी बढ़ेगी पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, ऑप्शन बी से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक्सपर्ट सिर्फ एनालिसिस दे सकता है। राइट, ऑप्शंस दे सकता है। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर देखकर पॉलिटिकल और सोशल रिस्क लेना और फाइनल कॉल लेना, ये मिनिस्टर का काम है। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट अकाउंटेबिलिटी का है ना। अगर गाड़ी गलत जगह पहुंची या एक्सीडेंट हुआ तो पब्लिक अगले इलेक्शन में उस पैसेंजर को यानी उस मिनिस्टर को पावर से उतार देगी। कोई जनता जाकर आईएएस ऑफिसर्स से तो वोट नहीं मांगती ना, उन्हें ओपनली पनिश कर सकती है। जिसका रिस्क और जिसकी अकाउंटेबिलिटी, फाइनल डिसीजन उसका। यही वजह है कि हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या डेमोक्रेसी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हमेशा अकाउंटेबल लीडर सेट करता है। बाबू का काम है एग्जीक्यूशन, नेता का काम है डायरेक्शन। तो अगर ये मिनिस्टर्स वो पैसेंजर्स हैं जो अलग अलग गाड़ियों में बैठकर डायरेक्शन दे रहे हैं, तो इन सब गाड़ियों के फ्लीट का ओनर या हेड पैसेंजर कौन है? यहाँ हम देश के रियल पावर सेंटर की तरफ आते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जैसा मैंने शुरू में कहा, द मोस्ट बैफलिंग फैक्ट इस कि प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्टली कोई वोट नहीं पड़ता। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पीएम की अपॉइंटमेंट प्योरली प्रेसिडेंट के हाथ में है। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट सुबह उठकर किसी रैंडम एमपी को पीएम बना सकते हैं। उनके पास प्रैक्टिकली एक ही ऑप्शन होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी या कोएलिशन के लीडर को इनवाइट करना जिसके पास लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी हो। और वो मेजॉरिटी मार्क क्या है? 272 सीट्स। और पीएम की कुर्सी का कोई गारंटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो अपने पद पर सिर्फ और सिर्फ तब तक हैं जब तक उनके पीछे लोकसभा के मिनिमम 272 मेंबर्स का सपोर्ट खड़ा है। 1 पॉइंट ड्रॉप हुआ और गवर्नमेंट फेल। अब देश इतना बड़ा है कि पीएम अकेले तो हर फाइल साइन नहीं कर सकते। उनको एक पूरी टीम चाहिए। इस टीम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, जिसमें 60 से 80 लीडर्स होते हैं। इसे प्रैक्टिकली 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। हाँ, वो लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इनर सर्कल, सबसे पावरफुल लोग होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये टॉप 20 या 25 लीडर्स होते हैं जो डिफेंस, फाइनेंस, होम अफेयर्स जैसी हैवी वेट मिनिस्ट्री संभालते हैं। सारे रियल गेम चेंजिंग डिसीजंस एक्चुअली कैबिनेट मीटिंग्स में ही होते हैं। इसीलिए इंडिया में इसे फ्रीक्वेंटली कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और इसके बाहर की लेयर में आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इनके पास स्लाइटली स्मॉलर डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन्हें अपने डिपार्टमेंट का फुल कंट्रोल होता है, लेकिन ये रेगुलरली कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड नहीं करते। इन्हें तभी बुलाया जाता है जब इनके स्पेसिफिक मिनिस्ट्री का मैटर डिस्कस हो रहा हो। राइट। और तीसरी लेयर, सबसे आखिरी लेयर होती है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की। इनका कोई इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो नहीं होता। ये प्रैक्टिकली असिस्टेंट्स होते हैं। इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच किया जाता है, उन्हें उनके मैसिव वर्कलोड में असिस्ट करने के लिए। इन सब में एक प्रिंसिपल है जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप डायरेक्टली एक मैसिव इंडियन जॉइंट फैमिली की शादी से कंपेयर कर सकते हैं। जब शादी की तैयारियां चल रही होती हैं तो घर के बंद दरवाजों के पीछे चाचा, मामा और ताऊजी के बीच हलवाई के मेन्यू को लेकर या डेकोरेशन को लेकर गंदे वाले झगड़े हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इंटरनल फ्रिक्शन बहुत इंटेंस हो सकती है। पर जैसे ही बारात आती है और पब्लिक सामने होती है, सारे फैमिली मेंबर्स के चेहरे पर एक फेक ही सही पर बड़ी सी स्माइल होती है। सब ओपनली एक दूसरे के डिसीजन को ओन करते हैं। वही कलेक्टिव फ्रंट। एग्जैक्टली। कैबिनेट बेसिकली ऐसे ही काम करती है।
एक मिनिस्टर गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को ओपनली मीडिया में क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, चाहे वो डिसीजन उसकी खुद की मिनिस्ट्री से रिलेटेड ही क्यों ना हो। अगर आप कैबिनेट की पॉलिसी से इतना स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं कि पब्लिक में चुप नहीं रह सकते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, तुरंत अपना इस्तीफा दीजिए और बाहर हो जाइए। पर इन सारे पॉलिटिकल ईगोज, डिसएग्रीमेंट्स और मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड को बैकग्राउंड में मैनेज करने का काम एक इनविजिबल फोर्स करती है, जिसे हम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहते हैं। ये देश के टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट्स और सेक्रेटरीज का ग्रुप है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। ये टेक्निकली सारी लीगल ड्राफ्टिंग रेडी करते हैं ताकि कैबिनेट अपनी मीटिंग्स में सिर्फ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, बिना रॉ डेटा में उलझे। जब सब कुछ कैबिनेट डिसाइड करती है तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर का रोल एज ए लीडर बहुत एम्पलीफाई हो जाता है ना। पीएम ही इन कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते हैं। अगर दो पावरफुल मिनिस्ट्रीज जैसे लेट्स से एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्ट के बीच हाईवे क्लियर करने को लेकर क्लैश हो जाए, तो फाइनल रेफरी पीएम होते हैं। उनकी अथॉरिटी सुप्रीम होती है वहां। पीएम किसी भी टाइम किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी पावर यह है कि अगर पीएम ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ये अथॉरिटी इतनी एब्सोल्यूट हो चुकी है कि एक्सपर्ट्स अब इसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कम और प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा बोलते हैं। और इसका शिफ्ट हमें हिस्टोरिकल लीडर्स के टाइम से ही देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसी फिगर्स इसके प्राइम एग्जाम्पल्स है। उनका पब्लिक कनेक्ट और कैरिज्मेटिक इन्फ्लुएंस इतना मैसिव था कि पार्टी के अंदर या पार्लियामेंट में उन्हें चैलेंज करने वाला प्रैक्टिकली कोई नहीं था। पर प्राइम मिनिस्टर की एब्सोल्यूट पावर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर ही डिपेंड नहीं करती। तो किस पर करती है? वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कुर्सी पर बैठने वाले इंसान का पॉलिटिकल स्टेचर कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उसकी पार्टी के पास अकेले दम पर मेजॉरिटी है। और यहां से स्टोरी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है, कोalition पॉलिटिक्स। अगर एक पार्टी के पास नंबर्स नहीं है तो गवर्नमेंट कोalition यानी गठबंधन से बनती है। इस सिचुएशन को ऐसे समझिए जैसे आप अपने 8-10 दोस्तों के डिमांडिंग ग्रुप के साथ गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ये ट्रिप तो हमेशा ग्रुप चैट में ही स्ट्रगल करती है। एग्जैक्टली। आप ऑफिशियली उस ग्रुप के लीडर हैं, यानी पीएम है, क्योंकि आपने प्लान बनाया है। लेकिन आपका एक दोस्त कहता है उसे लग्जरी रिजॉर्ट चाहिए, दूसरा कहता है उसे सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना है, तीसरा धमकी देता है कि अगर उसे विंडो सीट नहीं मिली तो वो एयरपोर्ट से ही घर वापस चला जाएगा। अरे बाप रे। अब ऐसी कोalition में पीएम अपनी मर्जी से ब्लाइंडली डिसीजंस नहीं ले सकता। उसे हर अलायंस पार्टनर की आइडियोलॉजी, उनके डिमांड्स और उनके नखरों को अकोमोडेट करना ही पड़ता है। अगर एक भी फैक्शन ड्रॉप आउट हुआ तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट यानी आपकी गोवा ट्रिप कैंसिल। वो एब्सोल्यूट पावर 0 हो जाती है। ये कंपैरिजन एकदम एक्यूरेट है। और इस मॉडर्न पावर डायनामिक में एक नया फैक्टर मीडिया का जुड़ गया है। देश में इलेक्शंस एसेंशियली पार्लियामेंट्री सिस्टम से होते हैं, जहां पब्लिक अपने एरिया का लोकल एमपी चुनती है। लेकिन मॉडर्न मीडिया कवरेज ने इस पूरे प्रोसेस को यूएस स्टाइल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरह एक पर्सनालिटी क्लैश में बदल दिया है। मतलब हम एमपी की जगह पीएम कैंडिडेट देखते हैं। वही टीवी डिबेट्स में डिस्कशन इंडिविजुअल एमपी कैंडिडेट्स या उनकी लोकल पॉलिसीज पर नहीं होता, बल्कि टॉप लीडर्स यानी पीएम कैंडिडेट्स के बीच फेस ऑफ पर होता है। इस मीडिया फ्रेमिंग से पीएम के ऑफिस की पावर और ऑरा दोनों आर्टिफिशियल तौर पर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और मैग्नीफाई हो जाते हैं। तो अगर पीएम और उनकी कैबिनेट लॉज बना रहे हैं, बजट पास करवा रहे हैं और मीडिया में भी वही छाए हुए हैं, तो भाई साहब फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? मतलब पीएम हो गए हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट क्या है? जो प्राइमरीली सेरेमोनियल और डिग्निफाइड होता है। जैसे हमने पहले कहा, पीएम डायरेक्ट जनता के मैंडेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। उन्हें सारे चुने हुए एमपीज और स्टेट लेजिस्लेचर्स के एमएलएज मिलकर इलेक्ट करते हैं। तो उनका आम जनता से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता? नहीं। इस कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन के पीछे का लॉजिक ये है कि प्रेसिडेंट सिर्फ किसी एक पार्टी या लोकसभा के नहीं, बल्कि पूरे देश और सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव लगने चाहिए। लेकिन डायरेक्टली जनता द्वारा न चुने जाने की वजह से उनके पास वो पॉलिटिकल मैंडेट नहीं होता कि वो पब्लिक पॉलिसीज में पीएम को ओपनली चैलेंज कर सकें। पर अगर आज कोई पहली बार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ना, तो उसको चक्कर आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि रियल बॉस तो प्रेसिडेंट है। सारे लॉज, सारी पॉलिसीज प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होती हैं।
देश के चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर्स, सारे स्टेट्स के गवर्नर्स को वो अपॉइंट करते हैं। हाँ, पावर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। और दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज पर उनका नाम होता है। और सबसे इंटिमिडेटिंग फैक्ट, इंडिया की तीनों आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर ऑफिशियली प्रेसिडेंट होते हैं। पर ये पूरी लिस्ट पढ़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा और बहुत टेक्निकल कैच लगाता है सारी पावर पर। वही, एज ऑलवेज, वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कैच ये है कि प्रेसिडेंट इनमें से प्रैक्टिकली कोई भी पावर अपनी मर्जी से अकेले यूज नहीं कर सकते। उन्हें ये सारी पावर्स स्ट्रिक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी पीएम और कैबिनेट की एडवाइस पर ही एक्सरसाइज करनी होती हैं। अगर गवर्नमेंट उन्हें एक बिल भेजती है साइन करने के लिए, तो वो सिर्फ एक बार उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। और अगर दोबारा आ गया तो? वही तो, अगर गवर्नमेंट ने सेम बिल वापस भेज दिया बिना कोई चेंज किए, तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है उस पे अपने सिग्नेचर करने के लिए। तो ग्राउंड रियलिटी देखते हुए क्या प्रेसिडेंट बेसिकली सिर्फ एक हाईली पेड रबर स्टैंप है जिनका काम बस फॉरेन डिग्निटरीज को होस्ट करना और बिल्डिंग्स का रिबन काटना है? ये आमतौर पर लग सकता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब देश में नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, मेजॉरिटी क्लियर होती है, तब प्रेसिडेंट बैकग्राउंड में रहते हैं। पर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर गेम चेंजर बन जाती है। जैसे? कब? इमेजिन करिए एक हंग्ड पार्लियामेंट, इलेक्शंस हुए और किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस को 272 का मैजिक नंबर नहीं मिला। सबके पास 150 ऐसे सीट्स हैं। ऐसे एक्सट्रीम क्रिटिकल टाइम में जब कोई पीएम नहीं है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सके, तब प्रेसिडेंट का इंडिविजुअल डिसीजन पैरामाउंट होता है। ओह, तब वो पावर में आते हैं। हाँ, वो अपने पॉलिटिकल विजडम से डिसाइड करते हैं कि किस लीडर के पास कोalition बनाने का सबसे क्रेडिबल चांस है। वो उस लीडर को बुलाते हैं पहला चांस लेने और मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। ऐसे मोमेंट्स में प्रेसिडेंट प्योरली एक न्यूट्रल अंपायर की तरह स्टेट एपरेटस की डिग्निटी और हार्मनी एंश्योर करते हैं, ताकि देश बिना लीडर के केओस में ना चला जाए। और इसी सेरेमोनियल वर्सेस रियल पावर के कंफ्यूजन की वजह से हम मिडिल क्लास कॉन्वर्सेशंस में हमेशा अपने सिस्टम को यूएस से कंपेयर करते रहते हैं, क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट वर्ड हॉलीवुड मूवीज या न्यूज़ में सुनते हैं तो हमेशा दिमाग में यूएस प्रेसिडेंट आते हैं, जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ब्रांच के रियल बॉस होते हैं। उस कंपैरिजन में फंडामेंटली एक कैटेगरी एरर है। यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, वहां का डिजाइन बिल्कुल अलग है। यूएस प्रेसिडेंट एक्चुअली हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों के रोल सिंगल हैंडेडली निभाते हैं। वो डायरेक्टली नेशनल लेवल पर इलेक्ट होते हैं। उन्हें अपने मिनिस्टर्स, जिसे वहां सेक्रेटरीज बोलते हैं, उन्हें चुनने की पूरी आजादी होती है। वेट, उन्हें अपने मिनिस्टर्स चुनने की आजादी होती है? हाँ, और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उन मिनिस्टर्स का चुना हुआ एमपी या यूएस कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस का मेंबर होना जरूरी नहीं है। वो किसी भी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या बिजनेस लीडर को सीधा अपनी कैबिनेट में ला सकते हैं। और वहाँ टेन्योर का टेंशन नहीं होता। यूएस प्रेसिडेंट 4 साल के लिए फिक्स हो गया। अगर उनकी पॉलिसी यूएस कांग्रेस में पास नहीं भी हुई, उन्हें वहाँ मेजॉरिटी सपोर्ट ना भी मिले, तो भी उनकी कुर्सी नहीं जाती। जबकि हमारे यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने ब्रिटिश मॉडल से अडेप्ट किया है, उसमें एग्जीक्यूटिव की सांस पूरी तरह से लेजिस्लेचर की पाइपलाइन से जुड़ी हुई है। हमारा पीएम चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसकी पॉलिटिकल लाइफ लोकसभा के मेजॉरिटी मार्क पर डेली डिपेंड करती है। बिल्कुल सही। पर इन सारी टेक्निकलिटीज और स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद आज के करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए एक बहुत बड़ा और थोड़ा अलार्मिंग स्ट्रक्चरल सवाल निकल कर आता है। हमने ये ठीक से देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने प्राइम मिनिस्टर की पावर को चेक में रखने के लिए लोकसभा और इस पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाया था, ताकि डिबेट हो, विरोध हो। राइट। लेकिन जरा सोचिए, रियलिटी ग्राउंड पर क्या होगी अगर कोई एक सिंगल पार्टी इलेक्शंस में इतनी मैसिव ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से 400 सीट्स जीत जाएं कि ऑपोजिशन प्रैक्टिकली जीरो हो जाए। जब गवर्नमेंट के पास नंबर्स इतने ओवरवेलमिंग हैं कि उन्हें डिबेट करने की या विरोध सुनने की जरूरत ही नहीं है, तो लोकसभा एसेंशियली प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का सिर्फ एक बड़ा सा इको चेंबर बन के रह जाएगी। That is a scary thought. तो क्या ऐसे सिनारियो में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम बिना कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी वर्ड चेंज किए चुपचाप एक यूएस स्टाइल प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मॉर्फ नहीं हो जाता, जहां एक ही लीडर सब कुछ डिसाइड कर रहा है और लेजिस्लेचर सिर्फ रबर स्टैंप बन चुका है?
ये हमारी डेमोक्रेसी के ब्लूप्रिंट का एक ऐसा सवाल है जिसका प्रैक्टिकल आंसर हम शायद अपने आने वाले समय में लाइव देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द जुडिशरी। सोचिए एक ऐसा क्रिकेट मैच चल रहा है जहां अंपायर को किसी भी वक्त मैच से निकालने का रिमोट कंट्रोल सीधा किसी एक टीम के कैप्टन के हाथ में हो। अब बिल्कुल, वो मैच तो कभी फेयर हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली क्या उस अंपायर का कोई भी डिसीजन अनबायस्ड होगा? नहीं ना। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन बेसिकली यही है। हम क्लास 9th NCERT के चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जुडिशरी सेक्शन को बेस बनाकर इस पूरे सिस्टम का डाइसेक्शन करेंगे। राइट। हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में कोर्ट्स का एक्चुअल पावर स्ट्रक्चर कैसा होता है और आखिर क्यों जुडिशरी को देश का अल्टीमेट अनटचेबल रेफरी माना जाता है। सही कहा। और इस डिस्कशन में हम सिर्फ ऊपर से रूल्स नहीं पढ़ेंगे, हम इस बात की तह तक जाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आखिर किस डर से या किस विजन के साथ जजेस को इतनी एब्सोल्यूट पावर दी। हाँ वही, हम जुडिशरी के स्ट्रक्चरल फंक्शंस को डिकोड करेंगे और जजेस के अपॉइंटमेंट के पीछे का वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म समझेंगे जो उन्हें नेताओं के दबाव से बचाता है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। और इसके साथ ही यूएस और इंडिया के लीगल सिस्टम्स का एक बहुत ही रिवीलिंग कंपैरिजन भी देखेंगे, जिससे क्लियर होगा कि हमारा सिस्टम उनसे कितना अलग है। तो चलिए इसको एकदम ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोर्ट्स और कानून का असर पेपर पर नहीं, हमारी डे टू डे लाइफ पर पड़ता है। ट्रैफिक चालान से लेकर बड़े करप्शन स्कैम्स तक सब कुछ इसी सिस्टम के थ्रू फिल्टर होता है। राइट। अब सोर्स मटेरियल की शुरुआत में एक टेक्निकल टर्म आता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। एक आम इंसान के लिए इस इंटीग्रेटेड वर्ड का लीगल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में आखिर क्या प्रैक्टिकल मतलब है? देखिए, इस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। इंडियन कोर्ट्स की हायरार्की बिल्कुल एक पिरामिड की तरह डिजाइन की गई है। सबसे बेस पर यानी ग्राउंड लेवल पर आपके लोकल कोर्ट्स होते हैं, जो सिविल और क्रिमिनल नेचर के छोटे डिस्प्यूट्स देखते हैं। हाँ वही। उसके ठीक ऊपर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। फिर हर स्टेट लेवल पर एक हाई कोर्ट आता है और इन सब के ऊपर पूरे नेशन के लिए टॉप पर बैठा है एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो बेसिकली ये एक के ऊपर एक है। सिर्फ एक के ऊपर एक नहीं, यहाँ इंटीग्रेटेड का असली कैच ये है कि सुप्रीम कोर्ट अकेले बाकी सारे कोर्ट्स की जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिकली कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार किसी कानून पर अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया या कोई बड़ा डिसीजन सुना दिया, तो वो डिसीजन देश के बाकी सभी लोअर कोर्ट्स पर लीगली बाइंडिंग होता है। उन्हें उस प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। हाँ, इसको अगर हम अपने मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी के स्ट्रक्चर से समझें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो एनालॉजी परफेक्ट रहेगी। देखिए, अगर सोसाइटी में पार्किंग को लेकर किसी का झगड़ा हो गया तो लोग सबसे पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाते हैं। ये अपना लोकल कोर्ट हो गया। राइट। बात ना बने तो RWA प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, जो हाई कोर्ट जैसा हो गया। लेकिन यहाँ इंटीग्रेटेड का असली कैच ये है कि अगर बिल्डर ने या हाईएस्ट अथॉरिटी ने एक बार रूल बना दिया कि विजिटर पार्किंग फ्री रहेगी, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी अपनी मर्जी से किसी से पार्किंग फी वसूल नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। ऊपर का बनाया रूल नीचे हर लेवल पर सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एसेंशियली वही एब्सोल्यूट आखिरी अथॉरिटी है। ये एनालॉजी स्ट्रक्चर और बाइंडिंग नेचर दोनों को परफेक्टली कैप्चर करती है। और इसी सॉलिड पावर स्ट्रक्चर के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ब्रॉड ज्यूरिसडिक्शन होती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये ज्यूरिसडिक्शन किस तरह की होती है? सोर्स टेक्स्ट इस ज्यूरिसडिक्शन को 4 मेन तरह के डिस्प्यूट्स में ब्रेक डाउन करता है। पहली कैटेगरी है डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स, यानी आम नागरिकों के बीच के झगड़े, जैसे दो पड़ोसियों के बीच जमीन की बाउंड्री का विवाद। हाँ, या प्रॉपर्टी का कोई कॉम्प्लिकेटेड केस जो लोअर कोर्ट से सॉल्व ना हो पाया हो। दूसरी कैटेगरी इससे थोड़ी और बड़ी होती है, डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। अब इसमें प्रैक्टिकली जैसे कोई स्टूडेंट है और गवर्नमेंट ने अचानक से किसी एग्जाम का रूल बदल दिया जो अनफेयर लग रहा है, तो वो डायरेक्ट कोर्ट चला जाए। हाँ वही। या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल पॉलिसी पास कर दी जिससे एक पूरे तबके की डेली लाइफ बुरी तरह अफेक्ट हो रही है, तो आम लोग डायरेक्ट अपनी ही चुनी हुई गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं। जैसे हम न्यूज़ में अक्सर देखते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है या स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर लीक के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। अब आती है तीसरी कैटेगरी जो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को होल्ड करती है, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स,
यानी जब दो स्टेट्स की सरकारें आपस में ही भिड़ जाएं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल तो साउथ इंडिया में रिवर वाटर शेयरिंग का मुद्दा है ना। एग्जैक्टली। नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर दो स्टेट्स के बीच लंबा और इंटेंस डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है। यहाँ मैं एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। चाहूंगी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो सोचिए इन दो स्टेट्स के बीच वाटर डिस्प्यूट का क्या अंजाम होता। हालत बहुत खराब हो जाते हैं। एक स्टेट दूसरे का पानी रोक देता, वहां दंगे शुरू हो जाते, और टेक्निकली दोनों के पास अपनी पुलिस फोर्स है। फेडरल सिस्टम तो वैसे ही कोलैप्स कर जाता। तो ऐसे सिचुएशंस में एक सुप्रीम न्यूट्रल अथॉरिटी का होना लिटरली सिविल वॉर प्रिवेंट करने जैसा है। आपने बिल्कुल कोर रीजन पकड़ा है। एक फेडरेशन बिना आखिरी एम्पायर के सर्वाइव ही नहीं कर सकती, और इसीलिए चौथी कैटेगरी सबसे क्रिटिकल होती है, डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स को लेकर सीधा टकराव हो जाए। हाँ, मान लीजिए सेंटर कोई लॉ बनाती है और एक स्टेट कहता है कि ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट्स में इंटरफेरेंस है, तो ऐसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाइयों का आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है। ये उनकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। तो प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। बिल्कुल, और देश का कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाए रखना उनका प्राइमरी टास्क है। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, हमने पिछले डिस्कशंस में ऑफिस मेमोरेंडम की जो स्टोरी एक्सप्लोर की थी, हाँ, जहां सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में सीट्स रिजर्व की गई थी। बेसिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के लिए पोजीशंस को सिक्योर करना, जिसे हम रिजर्वेशंस कहते हैं। वही परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। उस टाइम जब रिजर्वेशन का मुद्दा उठा था तो पूरे देश में वायलेंट प्रोटेस्ट्स हुए थे। एक तरफ गवर्नमेंट का डिसीजन था, दूसरी तरफ सिटीजन्स का एक बड़ा सेक्शन खिलाफ था। राइट। उस आग को सिर्फ इसीलिए बुझाया जा सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया, जिसे सबको मानना पड़ा। वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। टेक्स्ट इसी मुद्दे पर एक बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट करता है कि आखिर क्या होता अगर जुडिशरी का ये स्ट्रक्चर वीक होता। वेट, रियली? क्या सिचुएशंस है वो? 4 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इमर्ज होती हैं। पहली, व्हाट इफ देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट एट ऑल? फिर तो पूरा केओस होता। देश में कानून का कोई आखिरी मतलब निकालने वाले ही नहीं बचता। जिसको जो ठीक लगता वो वही करता। बिल्कुल। दूसरी सिचुएशन, व्हाट इफ सुप्रीम कोर्ट तो एग्जिस्ट करता पर उसके पास गवर्नमेंट एक्शंस को लीगली जज करने की कोई पावर ही नहीं होती? ये सिचुएशन तो एक डिक्टेटरशिप के दरवाजे खोल देती। अगर एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो चाहे रूल्स बनाती। राइट। एग्जीक्यूटिव ओवररीच को रोकना नामुमकिन हो जाता। कल को अगर वो कोई ऐसा कानून पास कर दे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो और कोर्ट उसमें इंटरफेयर ही ना कर पाए, तो लोगों के पास तो जस्टिस मांगने की कोई जगह ही नहीं बचेगी। वही तो। तीसरा सिनेरियो उससे भी ज्यादा डेंजर है। व्हाट इफ सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर भी होती लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन्स ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट 0%? अगर लोगों को लगता कि जजमेंट फेयर नहीं होगा तो फिर कोर्ट सिर्फ खाली बिल्डिंग्स बन के रह जाते। मैं इसको गली क्रिकेट के लेंस से देखती हूँ। गली क्रिकेट में अगर कोई ऐसा अंपायर खड़ा हो जिसकी इंटेग्रिटी पर किसी को ट्रस्ट नहीं है, तो क्या होता है? लड़ाइयां होती हैं और क्या। हाँ, अंपायर आउट देता है और बैट्समैन कहता है मैं नहीं मानता, तू उसकी टीम का आदमी है। मैच वहीं रुक जाता है और बस घंटों तक फिजिकल फाइट होती रहती है। जुडिशरी हमारे सिस्टम का वो न्यूट्रल अंपायर है जिस पर हर प्लेयर यानी हर सिटीजन और गवर्नमेंट को ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ता है। और इसी अंपायर वाली एनालॉजी को एक्सटेंड करते हुए चौथी सिचुएशन आती है, व्हाट इफ कोर्ट्स ने एकदम फेयर जजमेंट दे भी दिया लेकिन जिन्होंने अपील की थी उन्होंने ऑर्डर को एनफोर्स करने से या एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया। ऐसी स्टेट में रूल ऑफ लॉ कंप्लीटली खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। इसलिए सिर्फ जजमेंट देना काफी नहीं है। जुडिशरी के पास उस जजमेंट को एनफोर्स करवाने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और बैकिंग होनी चाहिए। अंपायर की ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अंपायर न्यूट्रल रहता कैसे है? ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो इन जजेस को नेताओं के प्रेशर, पैसे या थ्रेट से बचाता है? यही तो सबसे जरूरी सवाल है। क्योंकि द एंड ऑफ द डे पावर तो नेताओं के हाथ में होती है। सो वी नीड टू लुक एट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। और यही मुद्दा सबसे ज्यादा डिबेट होता है। सोर्स मटेरियल में यहाँ एक बहुत ही शार्प सटायरिकल कार्टून दिया गया है जो एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। ओ, वो यूएस वाला कार्टून? हाँ, ये यूएस का 2005 का एक फिक्टिशियस न्यूज़पेपर ऐड है। उस दौरान का जब तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश नए सुप्रीम कोर्ट जजेस नॉमिनेट कर रहे थे। राइट। ऐड में एक सार्काज्म के तौर पर लिखा था,
Wanted Supreme Court Justice. No experience necessary. Please must be able to say things like, the president is the most brilliant person I've ever met with a straight face. और नीचे bottom line थी, all outsiders need not apply. ये तो एकदम खुली पोल खोलने वाली बात हो गई। इस कार्टून का बेसिक मैसेज ये है कि क्या यूएस में जजेस अपने टैलेंट से ज्यादा अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी के बेसिस पर चुने जाते हैं? टाइम उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वहां के प्रेसिडेंट्स ओपनली उन जजेस को नॉमिनेट करते हैं जो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हों। ओह वाओ, तो वहाँ नेता अपने पसंद के लोगों को बिठाते हैं ओपनली, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता ना? यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सेफगार्ड है। इंडिया में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रैक्टिकली शील्ड किया गया है। हमारे सिस्टम में 3 मेन पिलर्स हैं। लेजिस्लेचर, जो कि बेसिकली वो असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसके पास कानून बनाने की पावर होती है। ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, यानी वो बॉडी ऑफ पर्संस जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और तीसरा पिलर है जुडिशरी। इंडियन फ्रेमवर्क में जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, यानी वो इन दोनों के कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल। वो ना तो लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है, ना ही एग्जीक्यूटिव के दबाव में। अगर मैं वही स्कूल वाली पुरानी एनालॉजी यूज करूं, अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल को क्लास के सबसे बड़े बुली ने चूज किया हो और उस प्रिंसिपल को निकालने की पावर भी उस बुली के पास हो, तो क्या वो प्रिंसिपल कभी उस बुली को मैदान में पनिश कर पाएगा? कभी नहीं, वो हमेशा डर के रहेगा। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स का होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट पॉइंट। अगर गवर्नमेंट, जो कि देश की सबसे बड़ी लिटिगेंट है, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा केसेस होते हैं, वही जजेस को डायरेक्ट करने लगी, कि एक आम नागरिक को गवर्नमेंट के खिलाफ जस्टिस कैसे मिलेगा? सही बात है। हमारे जजेस पार्टी इन पावर के हिसाब से ऑर्डर नहीं पास करते। उनकी लॉयल्टी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ होती है। लेकिन एक सेकेंड, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगी। अगर पॉलिटिशियंस इन जजेस को कंट्रोल नहीं करते, गवर्नमेंट इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो आखिर इन्हें इस हाई प्रोफाइल जॉब पर बैठाता कौन है? ये एक बहुत ही वैलिड क्रॉस क्वेश्चन है। और प्रैक्टिकली, टेक्निकली देखें तो जजेस खुद ही अपने सक्सेसर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इसमें क्लोज डोर क्लब बनने का खतरा नहीं है? एक आम नागरिक इस सिलेक्शन प्रोसेस पर ट्रस्ट क्यों करे? देखो, टेक्निकली और पेपर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। वो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करते हैं। पर प्रैक्टिस में क्या होता है? प्रैक्टिस में एक कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है। इसका मतलब है कि इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग सीनियर जजेस का पैनल ही नए जजेस के नाम रेकमेंड करता है और उन्हें सिलेक्ट करता है। तो फिर वही बात आई ना कि जजेस ने अपनी एक एक्सक्लूसिव क्लब बना ली। एक तरह से क्रिटिसिज्म ऐसी आती है जरूर, लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का डर ये था कि अगर इस प्रोसेस में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी नेताओं का हेवी इंटरफेरेंस होने दिया गया, तो पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवरेट्स को जज बना देगी। ओह, यानी पॉलिटिक्स से बचाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। एग्जैक्टली। अगर कोर्ट्स में प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग आ गए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए एग्जीक्यूटिव ओवररीच को रोकने के लिए ये सिस्टम बनाया गया, जहां जुडिशरी अपनी फ्रीडम खुद प्रोटेक्ट करती है। और इसमें चीफ जस्टिस का क्या रोल रहता है? इसमें एक सेट कन्वेंशन ये भी है कि फेवरेटिज्म अवॉइड करने के लिए आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है, प्रैक्टिकली वही अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का स्कोप मिनिमम कर देता है। को नेताओं से बचाने के लिए उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, पर जॉब सिक्योरिटी का क्या? वो तो और भी सॉलिड है। एक बार आप इस सिस्टम में आ गए और जज बन गए, तो ना सरकार आपको हटा सकती है, ना कोई पावर। अगर किसी जज ने वाकई में कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दिया, तो उसे हटाने का प्रैक्टिकली क्या मैकेनिज्म है? किसी भी जज को उसकी पोस्ट से हटाना प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाया गया है, और इसके पीछे भी एक डेलिबरेट लॉजिक है। इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट, राइट? ये प्रोसेस काम कैसे करता है? एक जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा में एक स्पेशल 2/3 मेजॉरिटी से मोशन पास करना पड़ता है। यानी प्रैक्टिकली 66% से ज्यादा एमपीज का एग्री करना जरूरी है। अब रियलिटी चेक करते हैं। इंडिया में एक टर्म सुनने को मिलता है, कोलिशन गवर्नमेंट, जब सरकार 2 या उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस से बनती है, क्योंकि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। हाँ, कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर लंबा रहा है हमारे यहाँ। जब सरकार ही आपस में इतने फैक्शंस में बटी होती है, तो वहां दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी लाना तो प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, और यही चीज हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होती है। इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में आज तक एक सिंगल जज को भी इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया नहीं जा सका है। वेट,
अ सिंगल जज? कभी नहीं। कभी नहीं। मोशंस इनिशिएट जरूर हुए हैं कुछ एक्सट्रीम केसेस में, पर फाइनल नंबर्स कभी पूरे नहीं हुए। ये फैक्ट उनकी एब्सोल्यूट जॉब सिक्योरिटी को और उनकी इंडिपेंडेंस को रॉक सॉलिड बनाता है। वाओ। जब आपको किसी भी मंत्री से अपनी कुर्सी छीन जाने का 0% डर हो, सिर्फ तभी आप उस मंत्री या पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ एक बोल्ड फैसला सुना सकते हैं। Here's where it gets really interesting. अब जब इन जजेस के पास इतनी अनब्रेकेबल जॉब सिक्योरिटी आ गई है, तो वो इस अल्टीमेट सुप्रीम पावर का सोसाइटी में यूज कैसे करते हैं? क्या वो सिर्फ सिविल डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं? नहीं, उनका सबसे बड़ा और सबसे लीथल अस्त्र है जुडिशियल रिव्यू। सोर्स मटेरियल में इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को सुप्रीम बताया गया है। जुडिशियल रिव्यू। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट या स्टेट लेवल पर असेंबलीज कोई ऐसा नया कानून पास करती है या गवर्नमेंट का कोई एक्शन ऐसा निकल कर आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क या स्पिरिट के खिलाफ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। हाँ बिल्कुल, वो उस कानून को इनवैलिड या असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्टीमेट और फाइनल इंटरप्रेटर्स हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए कल को पार्लियामेंट में बैठे एमपीज ने यूनानिमस वोट से कानून पास कर दिया जो सिटीजन्स की राइट टू फ्री स्पीच छीन लेता है, पर सुप्रीम कोर्ट उसको एक दिन में कचरे के डब्बे में डाल सकती है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है। एकदम सही। ये इंस्टीट्यूशंस के बीच पावर का एक जबरदस्त चेक एंड बैलेंस है, और इसमें एक हिस्टोरिक लेयर और भी है। टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली ये पॉइंट हाईलाइट करता है कि पार्लियामेंट चाहे जितनी भी मेजॉरिटी ले आए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स को किसी भी हाल में चेंज नहीं कर सकती। बेसिक प्रिंसिपल्स, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? मतलब पार्लियामेंट नए कानून बना सकती है, पुराने लॉज हटा सकती है, पर वो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री से एक डिक्टेटरशिप में लीगली कन्वर्ट नहीं कर सकती। हाँ, यानी वो सेक्युलरिज्म को, इक्वालिटी को या फ्री इलेक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को वोट करके खत्म नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। पॉलिटिकल साइंस में हम अक्सर एक टर्म यूज करते हैं, स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब कोई यूपी या महाराष्ट्र वाला राज्य नहीं, बल्कि एक ऐसी सॉवरेन पॉलिटिकल एसोसिएशन है जिसके पास एब्सोल्यूट टेरिटरी और लॉ मेकिंग पावर होती है। राइट। तो इस अजीम स्टेट की अनबाउंडेड पावर पर एक परमानेंट ब्रेक लगाने का काम जुडिशरी करती है, ताकि आम नागरिक क्रश ना हो जाए। अब पेपर पर तो ये पावर्स बहुत सॉलिड, ड्रामेटिक और एकदम हीरो वाली लगती हैं, पर मैं फिर से एक कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव लाती हूँ। एक आम आदमी जो न्यूज़ देखता है, जो पेंडिंग केसेस सुनता है, वो सोचेगा कि क्या सच में इन पावर से उसको ग्राउंड लेवल पर जस्टिस मिलता है? एक गरीब आदमी डायरेक्टली इस मैसिव इंस्टीट्यूशन का यूज कैसे करेगा? और यहीं पर एवोल्यूशन ऑफ लॉ काम आता है। एक टाइम था जब कानून का रूल था कि सिर्फ वही इंसान कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है जिसके खुद के पर्सनल राइट्स वायलेट हुए हों, जो कि काफी कॉस्टली और लंबा प्रोसेस था। तो फिर चेंज क्या हुआ? पिछले कुछ डेकेड्स में जुडिशरी ने पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना दरवाजा पूरी तरह सबके लिए खोल दिया, एक नए टूल के थ्रू जिसे हम कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL, ये टर्म न्यूज में लगातार सुनने को मिलती है। इसका बेसिक इंजन काम कैसे करता है? इंजन बहुत सिंपल है। अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे लार्ज स्केल पर पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ विक्टिम ही आगे आए। तो कोई और भी केस कर सकता है? हाँ, कोई भी सोशली कॉन्शियस सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन उस इशू को लेकर पब्लिक के बिहाफ पर कोर्ट में अपील कर सकती है। यानी अगर मेरे शहर में कोई पावरफुल पॉलिटिशियन किसी बिल्डर के साथ मिलकर लोकल रिवर में टॉक्सिक वेस्ट डंप कर रहा है जिससे पूरी कम्युनिटी अफेक्ट होगी, तो मुझे पर्सनली उस टॉक्सिक वेस्ट से बीमार होने का वेट नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। मैं एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को ग्राउंड बनाकर डायरेक्ट एक PIL फाइल कर सकती हूँ और कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी। एग्जैक्टली। यहाँ तक कि कोर्ट्स पब्लिक ऑफिशियल्स की करप्ट प्रैक्टिसेस या एपैथी को रोकने के लिए इन PILs पर प्रोएक्टिवली एक्शन लेती हैं। हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट लेटर्स और टेलीग्राम्स को भी PIL मानकर एक्शन ले चुकी है। That's amazing. और उनकी ये एक्सेसिबिलिटी और प्रोएक्टिवनेस ही वजह है कि जुडिशरी इन सब डिलेज के बावजूद सिटीजन्स के बीच एक बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट एंजॉय करती है। आम नागरिक आज भी नेताओं पर, पुलिस पर या ब्यूरोक्रेसी पर उतना भरोसा नहीं करता जितना ब्लाइंड ट्रस्ट वो कोर्ट्स पर करता है। सही बात है। तो आज के इस पूरे डिस्कशन को अगर हम कनेक्ट करें तो समझ आता है कि इंस्टीट्यूशंस का फंक्शनिंग सिर्फ पेपर पर लिखे ड्राई रूल्स
या टेक्स्ट बुक के प्रोसीजर्स का नाम नहीं है। हमने देखा कि हायरार्की सिर्फ स्टेप बाय स्टेप नहीं है, बल्कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स की वजह से इंटरनली इंटीग्रेटेड है। हाँ, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है। हमने ये समझा कि जजेस खुद नए जजेस को क्यों चुनते हैं और उन्हें हटाना इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो बिना डरे इलेक्टेड ऑफिशियल्स को चेक कर सकें। और हमने देखा कि कैसे पीआईएल और जुडिशियल रिव्यू आम आदमी को एक हिडन पावर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। घूम फिर के बात वहीं आती है कि सोसाइटी का गेम फेयर तभी रहेगा जब अंपायर स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल और फियरलेस होगा। और इस सोर्स मटेरियल का अल्टीमेट मैसेज यही है कि डेमोक्रेसी में पावर्स को एक दूसरे के खिलाफ इस तरह बैलेंस करना पड़ता है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन दूसरे को डोमिनेट ना कर पाए। जुडिशरी इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का आखिरी सेफ्टी वाल्व है। लेकिन डिस्कशन खत्म करने से पहले मैं लिसनर्स के दिमाग में एक क्रॉस थॉट छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने ये तो प्रैक्टिकली एस्टैब्लिश कर लिया कि जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है और वो एक पावरफुल, अनटचेबल, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो बाकी सबको लिमिट करती है। राइट। लेकिन सोचिए, वक्त के साथ सोसाइटी का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बदलता है, मॉरल और सोशल नॉर्म्स बदलते हैं। तो ऐसे में क्या जुडिशरी के खुद के पुराने हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस को भी रेगुलरली चेक और अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है ना? और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी हाईली पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो बाहर के किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर्स से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और इम्यून है, उस इंस्टीट्यूशन की खुद की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी आगे चलकर लॉन्ग टर्म में कहाँ से आएगी? हु वॉचेज द वॉचमैन? ये एक ऐसा डीप कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है जो हर सोचने वाले सिटीजन को खुद अकेले में जरूर एनालाइज करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है हम सब के लिए। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 4 Working of Institutions of Class 9th NCERT Democratic Politics. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.